हेलो एंड नमस्कार। मैं सुरेंद्र वर्मा रूहानी लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मोस्ट वेलकम, अभिनंदन। आज हम राजस्थान पुलिस के एक नए अध्याय की शुरुआत करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, आपके सिलेबस के अंदर कानून का एक नया टॉपिक जोड़ा गया है जिसका नाम है महिला तथा बाल अपराध, या मैं ये कह सकता हूँ महिलाओं तथा बालकों से संबंधित जो भी अपराध हैं उनके बारे में आपके सिलेबस में एक नया टॉपिक जोड़ा गया है। हम उसी टॉपिक को बहुत ही सरल भाषा के अंदर, बड़ी ही डिटेल के अंदर, जितना सिंपल हो सकता है और जितना गहराई से हो सकता है और जितना हमारे एग्जाम के लिए जरूरी है उस हद तक हम करने की कोशिश करेंगे। नया टॉपिक है, कानून का टॉपिक है, हमने आज तक पढ़ा नहीं है, इसलिए विद्यार्थियों के मन के अंदर एक शंका रहती है, एक संदेह रहता है कि हम इसको पढ़ पाएंगे या नहीं पढ़ पाएंगे, इसमें से किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, हमें याद होगा या नहीं होगा, शायद ये वकीलों के काम का है, एलएलबी करने वाले ही इसको समझ सकते हैं या वकील लोग ही इसको समझ सकते हैं। इस तरह के सैकड़ों विचार विद्यार्थियों के मन के अंदर घूमते रहते हैं। और क्लासेज में ऑफलाइन पढ़ाते टाइम हमने जब इस बात को महसूस किया है कि विद्यार्थी एक जगह पे टिक के इस सब्जेक्ट को नहीं पढ़ पाते हैं। उनको हमेशा ये रहता है कि शायद ये टीचर अच्छा पढ़ा रहा होगा या ये टीचर अच्छा पढ़ा रहा होगा, क्योंकि बिल्कुल नया सब्जेक्ट है और जो लॉ फील्ड का टीचर है वही इसको अच्छे से पढ़ा सकता है और दूसरी टीचर पढ़ाने की कोशिश करते हैं लेकिन उस हद तक नहीं जा पाते हैं। टेक्निकलिटी वो इतनी अच्छे से जानते नहीं है, कानूनी दांव पेच वो इतने अच्छे से नहीं जानते हैं कि विद्यार्थियों के डाउट जो है वो क्लियर नहीं हो पाते हैं। विद्यार्थी अपने डाउट को लेकर इधर उधर घूमते हुए नजर आते हैं, उनके मन के अंदर जो शांति है वो तसल्ली नहीं मिलती है। लेकिन जैसा पिछली बार हमने देखा कि बहुत ही बेसिक आपसे से क्वेश्चन पूछे गए थे, उसी प्रकार से इस बार भी हम उम्मीद करते हैं कि बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ज़्यादा गहराई से आपसे क्वेश्चन पूछे जाने की उम्मीद बहुत कम होती है। जैसा लॉ के फील्ड में या एलएलबी के एग्जाम के अंदर या आरजीएस के एग्जाम के अंदर जितने डीप से क्वेश्चन आते हैं उतने डीप क्वेश्चन आपके नहीं आएंगे, ऊपर ऊपर से क्वेश्चन आएंगे। तो जितना आपके लेवल के लिए जरूरी है, जितना आपके एग्जाम के लिए जरूरी है, हम उस लेवल तक इस पैटर्न को, इस सिलेबस को बहुत अच्छे से करने की हम कोशिश करेंगे और हमारी यह पूरी कोशिश रहेगी कि आपके 10 में से 10 क्वेश्चन हमारे द्वारा करवाए गए इस सिलेबस में से ही आए, क्योंकि कानून में बाहर से क्वेश्चन बनाने का दायरा नहीं होता है। दूसरे हम सब्जेक्ट लेते हैं तो उनमें हाइपोथेटिकल क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, लेकिन कानून के अंदर ऐसा नहीं होता है। कानून के अंदर जो लिखा गया है उसी में से क्वेश्चन बनता है और हम एक एक बात को, एक एक शब्द को हम पढ़ने की कोशिश करेंगे जो हमारे सिलेबस के अंदर है। मैं आपको निश्चिंत कर देना चाहता हूं, मैं आपकी आंखों में आंखें डाल के आपसे ये वादा कर सकता हूं कि पूरे के पूरे सिलेबस को हम बहुत आसानी के साथ करेंगे, बहुत ही गहराई के साथ करेंगे और जितना हमारा सिलेबस है और जितना हमारा एग्जाम का लेवल है उस लेवल से एक लेवल ऊपर ही हम उस क्वेश्चन करने वाले हैं। तो निश्चिंत हो जाइए, 10 नंबर की चिंता छोड़ दीजिए। चिंता केवल ये कीजिए कि डेली हमने आधे घंटे की क्लास लगानी है, उसके प्रॉपर नोट्स बनाने हैं और उसको हमने याद करना है। बाकी आप काम मेरे पे ऊपर छोड़ दीजिए, जैसा जैसा आपको कह रहा हूं आप वैसा वैसा कीजिए। 10 में से 10 नंबर लेने से आपको दुनिया की कोई ताकत रोक ही नहीं सकती। हम चर्चा करते हैं महिला तथा बाल अपराध की, लेकिन इससे पहले आपसे एक गुजारिश करना चाहूंगा, यदि आप या आपका कोई साथी, आपका कोई दोस्त, रिश्तेदार, मित्र यदि राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहा है और वो महिला तथा बाल अपराध की क्लासेस को कहीं से ढूंढ रहा है तो आप उस तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाइएगा। हमारी ये सीरीज है, सीरीज को जरूर पहुंचाइएगा ताकि उसकी तैयारी के 4 चांद लग सके और आपके द्वारा किया गया एक शेयर आपके किसी जान पहचान वाले की तैयारियों को मुकम्मल कर सकता है, उसकी तैयारियों को नई उड़ान दे सकता है। इसलिए आप हमारे चैनल को शेयर जरूर कीजिएगा। हमारी वीडियो यदि आपको पसंद आए इसको लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब हम शुरुआत करते हैं हमारे आज के टॉपिक की। जैसे मैंने अभी आपको बताया, सिलेबस का नाम क्या है भाई, महिला और बाल अपराध। महिला और बाल अपराध। बहुत से विद्यार्थी हमें मिलते हैं और जब उनसे चर्चा होती है तब पता चलता है कि विद्यार्थी इस बात का जो व्याख्या करनी है उस व्याख्या को ही गलत कर देते हैं। विद्यार्थी क्या कहते हैं? विद्यार्थी कहते हैं सर हम इसके अंदर वो पढ़ने वाले हैं वे अपराध जो महिलाओं के द्वारा किए जा रहे हैं या वे अपराध जो बालकों के द्वारा किए जा रहे हैं। बहुत सी विद्यार्थियों के मन में ये अवधारणा बनी हुई है कि महिलाओं के द्वारा किए जाने वाले अपराध तथा बालकों के द्वारा किए जाने वाले अपराध जो हैं वो शायद हमारे सिलेबस के अंदर होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे सिलेबस के अंदर क्या है? महिला तथा बालकों के ऊपर किए जाने वाले अपराध।
ऐसे अपराध जो महिलाओं के ऊपर किए जा रहे हैं या ऐसे अपराध जो बालकों के ऊपर किए जा रहे हैं, हम उन सभी अपराधों की विस्तृत जानकारी लेंगे। और हमारे सिलेबस के अंदर 11 ऐसे कानून हैं, 11 ऐसे अपराध हैं जिनका वर्णन किया गया है। हम एक एक अपराध को बड़ी ही सिंपल भाषा के अंदर हम करने वाले हैं। लेकिन जैसा मैंने आपको अभी पहले ही बताया कि कानून का सब्जेक्ट है, पहली बार हमारे यहाँ सिलेबस के अंदर लगा है, तो हमें कानून के कुछ बिंदुओं के बारे में पहले जानकारी लेनी पड़ती है। जिस तरह से एग्जाम्पल मैं दूं, यदि हमें अंग्रेजी सीखनी है तो हमें ABC पहले सिखाई जाती है। यदि हमें ABC नहीं आती है तो हम अंग्रेजी नहीं सीख पाएंगे। इसी तरह से यदि हमें हिंदी सीखनी है तो हमें हिंदी वर्णमाला सिखाई जाती है, क ख ग सिखाया जाता है। यदि हमें ये नहीं आएंगे तो हम शायद हिंदी नहीं सीख पाएंगे। इसी प्रकार से कानून की भी ABC होती है, कानून की भी क्या क्या गए होते हैं जिनको हमें समझना पड़ेगा। यदि हमने इनको नहीं समझा तो हम कानून के अंदर लिखी हुई बातों को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए सबसे पहले मैं आपको उन बेसिक बातों से रूबरू करवाऊंगा जो एक कानून को समझने के लिए हमारे लिए जरूरी होती है। तो आज की क्लास केवल बेसिक क्लास रहेगी, कानून के साथ आपका मेलजोल बढ़ाएगी। और यदि आपने इस क्लास को बहुत अच्छे से कर लिया तो आगे आने वाली जो क्लासेज है जिनके अंदर हम कानून को करेंगे वो आप बहुत आसानी से समझते चले जाओगे, वरना आपको वहां पे दिक्कत आएगी कि ये क्या है और क्या नहीं है। तो बहुत ही बेसिक से मैं शुरुआत करता हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं अपराध। अपराध क्या होता है, अपराध का जन्म कैसे होता है, ये क्या होता है। तो आप सभी जानते हैं कि इंसान जो है एक सामाजिक प्राणी है। इंसान समाज के अंदर रहता है, समाज के अंदर रहते हुए वो अपने कई कर्तव्यों का निर्वहन करता है। चाहे उसके कर्तव्य अपने बच्चों के प्रति हो, चाहे उसके कर्तव्य अपने माता पिता के प्रति हो, चाहे उसके कर्तव्य अपने रिश्तेदारों के प्रति हो, या समाज के दूसरे व्यक्तियों के प्रति हो, या देश के प्रति हो। तो समाज के अंदर रहता हुआ व्यक्ति विभिन्न कर्तव्यों का निर्वहन करता है और कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए उसी समाज के अंदर कुछ न कुछ कार्य करना पड़ता है। बिल्कुल सिंपल भाषा के अंदर कहूं ना, यदि आम आदमी की भाषा के अंदर कहूं तो ये जो कार्य हैं ये दो तरह के हो सकते हैं। कार्य जो है अच्छे कार्य भी हो सकते हैं और उसके द्वारा किए गए कार्य जो है बुरे कार्य भी हो सकते हैं। यदि एक व्यक्ति अच्छे काम करता है तो हर कोई उसको पसंद करता है, यदि एक व्यक्ति बुरे काम करता है तो उसको कोई भी पसंद नहीं करता। अब आप कहोगे सर आप ऐसा कैसे कह सकते हो कि ये काम अच्छा है और ये काम बुरा है, कौन सा काम अच्छा होगा कौन सा काम बुरा होगा। तो साधारण भाषा के अंदर मैं ये कह सकता हूं कि वो काम जिनको करने के लिए समाज जो है अनुमति देता है, शायद वो सभी काम हमारे लिए अच्छे होंगे, और वे सभी काम जिनको करने के लिए समाज अनुमति नहीं देता, वे काम जिनको करने के लिए समाज ने हमें अनुमति नहीं दी है, वो सारे काम हमारे लिए क्या होंगे भाई, बुरे होंगे। यदि समाज ने किसी काम को करने के लिए हमें अनुमति दे रखी है तो डेफिनेटली उस काम से किसी को दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत किस काम से होगी, दिक्कत उस काम से होगी जिस काम को करने की समाज ने अनुमति नहीं दी। समाज रोकता है कि आपने ये काम नहीं करना, उसके बावजूद भी यदि हम काम करते हैं तो उस काम को आम भाषा के अंदर हमने कह दिया बुरा काम है। लेकिन यदि मैं कानूनी भाषा के अंदर कह दूं तो कानूनी भाषा के अंदर यही काम हमारे लिए क्या होता है भाई, अपराध होता है। बिल्कुल सिंपल भाषा के अंदर मैंने आपको अपराध को बताने की कोशिश की है कि अपराध क्या है, ऐसा काम जिसको करने की अनुमति समाज हमें नहीं देता है, तो वो काम हमारे लिए क्या है भाई, अपराध है। यदि इसी लैंग्वेज को मैं कानूनी लैंग्वेज के तहत यदि आपको बताना चाहूं और अपराध की कानूनी भाषा यदि आपको बताना चाहूं, कानूनी परिभाषा यदि अपराध की बताना चाहूं कि कानून के तहत अपराध हमारे पास क्या है, तो मैं आपको बताऊं इसी चीज को जो मैंने अभी आपको समझाया है बड़ी सिंपल भाषा के अंदर, थोड़ी सी टिपिकल लैंग्वेज के अंदर यदि मैं लिख दूंगा तो आपको लगेगा कि बहुत बड़ी बात कह दी, लेकिन लिखूंगा मैं इसी चीज को। क्या है भाई हमारे लिए अपराध, ऐसा कार्य, आप मेरे साथ साथ लिखते रहिएगा ताकि आपके नोट्स बन सके और उन नोट्स का आप बार बार रिवीजन कर सको। ऐसा कार्य जो हमारी सामाजिक अवधारणाओं के खिलाफ हो, ऐसा कार्य जो हमारी सामाजिक अवधारणाओं के क्या हो भाई, खिलाफ हो, वो हमारे पास क्या है, अपराध है। या ऐसा कार्य जो सामाजिक आचरण के खिलाफ हो, समाज में रहते हुए हमें एक विशेष तरह के आचरण का पालन करना पड़ता है, नैतिक आचरण जिसको हम कहते हैं, ऐसा कार्य
जो सामाजिक आचरण के खिलाफ हो वो हमारे लिए क्या है भाई, अपराध है। या मैं ऐसा कह सकता हूं, ऐसा कार्य जो समाज के द्वारा प्रतिषेधित किया गया हो, ऐसा कार्य जो समाज के द्वारा प्रतिबंधित कह दूं, प्रतिषेधित कह दूं, एक ही बात है भाई, जिसको समाज में करने से रोका गया हो, प्रतिबंधित किया गया हो, वो हमारे लिए क्या होगा भाई, अपराध होगा। ये जो तीनों बातें मैंने लिखी हैं, ये बिल्कुल सिंपल बात लिखी है, जो मैंने यहाँ लिखा था इसी बात को यहाँ लिखा है, लेकिन इसको टिपिकल बनाना चाहूं तो मैं क्या कह सकता हूं, ऐसा कार्य जिसे भारतीय दंड संहिता, क्या चीज है अभी बताता हूं, ऐसा कार्य जिसे भारतीय दंड संहिता या किसी अन्य कानून में दंडित या दंडनीय रखा गया हो। जो पहली तीन बातें लिखी है वो तो आपको बड़ी आसानी से समझ आ गई। अब टिपिकल आपके लिए क्या आ गया इसके अंदर, पहला ये आ गया कि सर ये भारतीय दंड संहिता क्या है, दूसरा ये सर दंडनीय रखा गया है, इसका मतलब क्या है। ध्यान से देखना, अपराध क्या है ये तो आपको पता चल गया। अब यदि कोई अपराध किया जा रहा है, यदि कोई अपराध किया जा रहा है और हमने कह दिया कि ये काम समाज में करने की अनुमति नहीं है, सपोज करो आप कह रहे हो कि बेटा आपने ऐसा काम नहीं करना, ये अपराध है, आपने ऐसा काम नहीं करना, ये अपराध है, तो क्या वह व्यक्ति जो अपराध कर रहा है वो केवल आपकी इतना कहने से कि बेटा ये काम मत करना, ये अपराध है, वो अपराध करना छोड़ देगा क्या? वो अपराध करना तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक उसे किसी चीज का डर नहीं रहेगा। किसी चीज का मतलब सजा का डर नहीं रहेगा। यदि उसे सजा का डर है ना, तभी वो अपराध करना छोड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए कोई बच्चा है, वो लगातार क्या कर रहा है भाई, चोरी कर रहा है। घर से पहले दिन 5 रुपए चुरा लिए, दूसरे दिन 10 रुपए चुरा लिए, तीसरे दिन 15 रुपए चुरा लिए। उसके गार्जियंस ने, उसके माता पिता ने पहले दिन कहा बेटा नहीं, चोरी करना गलत बात है, मत करना। उसे लगा कोई बात नहीं, समझा के छोड़ दिया। दूसरे दिन फिर चोरी कर ली, फिर उनको समझा के छोड़ दिया। तीसरे दिन फिर चोरी कर ली, फिर समझा के छोड़ दिया। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब उसने चोरी की और उसको जोर से चांटा पड़ गया या उसकी जोर से पिटाई हो गई। जिस दिन उसकी जोर से पिटाई हो गई, अगले दिन शायद वो चोरी नहीं करेगा, क्योंकि अब उसे डर होगा किस चीज का, कि मेरी पिटाई हो सकती है। तो अपराध को रोकने के लिए केवल ये कहना काफी नहीं है कि इस काम को हमने प्रोहिबिटेड किया हुआ है, रोका हुआ है कि आप ये काम मत करो। जरूरी ये भी है कि अपराध यदि हो रहा है, कोई व्यक्ति गलत काम कर रहा है, कोई व्यक्ति ऐसा काम कर रहा है जो समाज की धारणाओं के खिलाफ है, तो उस व्यक्ति को उस अपराध के लिए क्या दी जाए भाई, सजा भी दी जाए। यदि सजा नहीं होगी तो इस अपराध के लिए बनाए गए कानून का फायदा ही क्या होगा। तो यदि अपराध के लिए सजा दी जाती है और यदि कोई ऐसा कानून जिसके तहत अपराध में सजा दी जाती है, तो ऐसा कानून हमारे पास कहलाता है आपराधिक कानून। क्या कहलाता है भाई, आपराधिक कानून। ऐसा कानून जिसमें किए गए अपराध के लिए सजा दी जाती है, उस कानून को हम कहते हैं आपराधिक कानून। और भारत में यदि आपराधिक कानून की यदि हम बात करें या ऐसे कानून की बात करें जो किसी अपराध के लिए सजा देती है, तो उसका सबसे बड़ा कानून जो हमारे पास है, उस कानून का नाम है भारतीय दंड संहिता। भारतीय दंड संहिता भारत का सबसे बड़ा कानून अपराध के मामले में और सबसे पुराना कानून, जो 1860 के अंदर अंग्रेजों के टाइम से बन गया था। ये हमारा बहुत बड़ा कानून है, मेजर कानून है। कितना बड़ा है भाई, इसके अंदर 511 धाराएं हैं। आप इसी बात से समझ सकते हो, 511 धाराओं को लिए हुए अकेला ये कानून है। और ऐसा कोई भी अपराध नहीं है जो हमारे दिमाग के अंदर आए या जो हम समाज के अंदर देखते हैं और इसके अंदर नहीं लिखा हुआ। एक भी कानून ऐसा नहीं आपको मिलेगा। हर अपराध जो समाज के अंदर हो सकता है या हो रहा है, उसकी व्याख्या आपको इसके अंदर मिलेगी, उसकी सजा के बारे में प्रावधान इसके अंदर मिलेगा। तो मैंने यहां पे क्या लिखा है, ऐसा काम जिसे भारतीय दंड संहिता, जिसका मैं वर्णन यहां पे कह रहा हूं, इंग्लिश में से कहते हैं इंडियन पिनल कोड, आईपीसी के नाम से
मशहूर है भाई। ऐसा काम जिसे भारतीय दंड संहिता के अंदर या किसी और कानून के अंदर यदि उसे दंडनीय किया गया है, उसमें सजा का प्रावधान रखा गया है, तो उस काम को हम क्या कहेंगे भाई? अपराध कहेंगे। अपराध की यह परिभाषा कानूनी रूप से बहुत बार पूछी जाती है। अपराध क्या है? अपराध वो है जिसे या तो भारतीय दंड संहिता के अंदर दंडनीय बनाया गया है या किसी और कानून के अंदर। हम और कानून देखेंगे, अलग अलग कानून, जैसे अनैतिक व्यापार अधिनियम है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम है, स्त्री अशिष्ट रोपण अधिनियम है। इन सभी के अंदर क्या है? अपराध को दंडनीय घोषित किया गया है, सजा का प्रावधान किया गया है। तो याद हो, वो काम आईपीसी में दंडनीय हो या किसी दूसरे कानून के तहत दंडनीय हो, तो हमारे लिए क्या होगा भाई? अपराध माना जाएगा। अब हमने अपराध की बात कर ली है, तो साथ ही साथ हम बात करते हैं कानून की, क्योंकि मैंने यहां कहा है किसी कानून के तहत दंडनीय। तो कानून क्या है? अपराध और कानून इन दोनों के अंदर चोली दामन का साथ है, लंगोटिया यार है भाई। यदि अपराध होगा तभी कानून का जन्म होगा, यदि अपराध नहीं होगा तो कानून का जन्म नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए, यदि चोरी नहीं होती, कभी दुनिया के अंदर चोरी होती ही नहीं, सपोज करो दुनिया के अंदर कभी चोरी होती ही नहीं, तो क्या हमें चोरी के लिए कानून बनाने की जरूरत पड़ती? दुनिया के अंदर कभी घरेलू हिंसा होती ही नहीं, तो क्या हमें घरेलू हिंसा के लिए कानून बनाने की जरूरत पड़ती? दुनिया के अंदर कभी मर्डर होती नहीं, मारपीट होती ही नहीं, तो क्या हमें मारपीट के लिए, हत्या के लिए कानून बनाने की जरूरत पड़ती? नहीं पड़ती ना। तो दुनिया के अंदर पहले क्या होता है भाई? अपराध होता है, फिर उस अपराध को रोकने के लिए कुछ नियम बनाए जाते हैं, कोई कायदे बनाए जाते हैं, कोई रूल बनाए जाते हैं, रेगुलेशन बनाए जाते हैं। उन्हीं नियमों को, उन्हीं कायदों को क्या कहा जाता है भाई? कानून कहा जाता है। तो कानून का जन्म जो है ना, अपराध से ही होता है। अपराध नहीं होता तो कानून भी नहीं होता। और मैंने क्या बताया भाई? जो अपराध है, अपराध को रोकने के लिए कुछ नियम बना दिए जाते हैं, कुछ कायदे बना दिए जाते हैं, उन्हीं का नाम क्या है भाई? कानून है। और डेफिनेटली हम समाज में रहते हैं, तो समाज के अंदर बनाए जाएंगे। तो मैंने क्या कह दिया? सामाजिक कानून की मैं परिभाषा लिख रहा हूं, और कानून की परिभाषा क्या है भाई? सामाजिक नियंत्रण हेतु या समाज को नियंत्रित रखने के लिए, सामाजिक नियंत्रण हेतु बनाए गए नियम ही हमारे लिए क्या कहलाते हैं भाई? कानून कहलाते हैं। तो अपराध तथा कानून, इन दोनों की परिभाषा हमने पढ़ ली है। अब जो कानून है हमारे जो सिलेबस के अंदर है, केवल दो तरह के कानून हमें दिए गए हैं। पहला कानून महिलाओं से संबंधित और दूसरा कानून किससे भी? बालकों से संबंधित। वे कानून जो डील करेंगे महिलाओं पर होने वाले अपराध के बारे में, और दूसरा वे कानून जो चर्चा करेंगे बालकों पर होने वाले अपराध के बारे में। तो कुल मिला के 11 हमारे पास ऐसे अपराध हैं जो महिलाओं पर तथा बालकों पर होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि हम महिलाओं के बारे में होने वाले कौन कौन से अपराधों के हमारे सिलेबस के अंदर हैं, हम कौन कौन से अपराध पढ़ने वाले हैं। उसके बाद बताऊंगा बालकों पे होने वाले कौन कौन से अपराध पढ़ने वाले हैं। जितने भी आपके कानून दिए गए हैं, सबसे पहले तो उन कानून का नाम आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कानून का नाम हूबहू आपको वही नाम याद रखना है जो नाम मैं आपके बोर्ड के ऊपर लिखते जा रहा हूं, या जो कानून का नाम है। कानून के नाम के अंदर आप हेर फेर नहीं कर सकते हो। दूसरा, कानून का नाम जो है आपको उसके सन के साथ याद करना है। जिस साल कानून पारित किया जाता है उसका सन कानून के नाम के साथ ही लिखा जाता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था भारतीय दंड संहिता 1860, तो ये 1860 में पारित किया गया था। 5 पेज इसको क्या है, पार्लियामेंट के द्वारा इसको परमिशन मिली थी, तो ये वो सन है। दूसरा हमें याद करना पड़ता है, तीसरा हमें याद करना पड़ता है इसके लागू होने की तारीख। ये 3 चीजें हमें बहुत अच्छे तरीके से याद करनी पड़ती है, और इस पे बार बार क्वेश्चन आते हैं। पहला, नाम क्या है, दूसरा किस सन में ये पारित किया गया था, और तीसरा जो है कब ये लागू किया गया था। पारित किया जाता है, जिसने राष्ट्रपति साइन करते हैं पारित मान लिया जाता है, लेकिन लागू कब किया जाएगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब नियम बना देती है तो उसके बाद ये लागू होता है। तो तीनों ही बातें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। क्या क्या इंपॉर्टेंट है और कैसे कैसे, मैं जिस तरह की चार्ट बनाता जा रहा हूं आप बिल्कुल वैसे का वैसा चार्ट बना लीजिएगा और इनको बहुत अच्छे से याद कीजिएगा। पहला जो हमारे पास कानून है वो है अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम। अनैतिक व्यापार निवारण
निवारण कह दो या रोकथाम कह दो, दोनों ही शब्द आपको देखने को मिलेंगे। निवारण भी लिखा हुआ मिलता है और रोकथाम भी लिखा हुआ मिलता है। अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 का ये एक्ट है। तो आपको ये नाम भी याद रखना है, साथ ही साथ ये सन भी याद रखना है। ये सन है जिस सन के अंदर इसको पेश किया गया होगा पार्लियामेंट के अंदर या पारित कर दिया गया होगा। दूसरा, जिस अनैतिक व्यापार क्या है भाई, व्यापार यदि चीजों का होता, वस्तुओं का होता, गुड्स का होता तो अच्छा व्यापार था, नैतिक व्यापार था। अनैतिक का मतलब है जो नैतिकता के खिलाफ हो, मोरालिटी के खिलाफ हो, या मैं ये कह दूं जो मनुष्यों का व्यापार होने लगता है, और किसके लिए भाई, वेश्यावृत्ति के लिए यदि व्यापार होने लगता है तो उसको हम बोलते हैं अनैतिक व्यापार। तो एक हिसाब से मैं कह सकता हूं ये जो कानून है वेश्यावृत्ति का निवारण करने के लिए या वेश्यावृत्ति को रोकथाम के लिए बनाया गया कानून है। इंग्लिश में इसका नाम जो है काफी फेमस है, PITA, इसको पीटा एक्ट भी कहा जाता है भाई, प्रिवेंशन ऑफ इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट, अनैतिक व्यापार अधिनियम। ठीक है। दूसरा हमारे पास है दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। ध्यान से देखना भाई, यहाँ प्रतिषेध लिखा हुआ है, यहाँ निवारण लिखा हुआ है, या रोकथाम लिखा हुआ है। ठीक है ना। तो जो वर्ड यहाँ पे यूज किया गया है बिल्कुल आपको उसी शब्द को याद रखना है। पिछले एग्जाम के अंदर हमने देखा था कि नाम से भी कई क्वेश्चन आए थे, सन से भी कई क्वेश्चन आए थे, और लागू होने की तारीख से भी क्वेश्चन आए थे। तो आपको एक एक शब्द को अच्छे से ध्यान रखना है, जहां से क्वेश्चन बन सकता है मैं आपको हर एक पॉइंट बताऊंगा कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो दहेज को रोकने के लिए कानून बनाया गया है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 का कानून है। उसके बाद हमारे पास है स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम, स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध, स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम। और ये अधिनियम हमारे पास कब का है भाई, 1986 के अंदर इस अधिनियम को पारित किया गया था। स्त्रियों का अशिष्ट रूप से अशिष्ट रूपण करना, स्त्री के शरीर को इस तरह से दिखाना जो शालीनता के खिलाफ हो, उसको हम कहते हैं स्त्री अशिष्ट रूपण। हम आगे करेंगे इस नियम के अंदर क्या है। चौथा नियम हमारे पास है सती निवारण अधिनियम 1987। सती प्रथा आप सभी जानते हो, सती निवारण या निवारण जहां है वहां रोकथाम भी लिखा जा सकता है, निवारण अधिनियम 1987। पांचवा कानून जो हम पढ़ेंगे वो है पूर्व गर्भाधान तथा प्रसव पूर्व निदान तकनीक। पूर्व टेक्निकल है भाई, साइंस का सब्जेक्ट है ये। पूर्व गर्भाधान तथा प्रसव पूर्व निदान तकनीक 1994, निदान तकनीक 1994, पूर्व गर्भाधान तथा प्रसव पूर्व निदान तकनीक। ठीक है ना। इसके बाद ब्रैकेट में इसी में लिखा हुआ है कि लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम, इसका बहुत बड़ा नाम है भाई, लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम। और कब का है ये, 1994 का। इसको नाम दिया जाता है PCPNDT एक्ट, PCPNDT। छठे नंबर पे जो हम कानून करने वाले हैं उस कानून का नाम है घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम कब आया था भाई, 2005। जो घरेलू हिंसा होती है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट भी इसको कहा जाता है, DV एक्ट भी कहा जाता है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है हमारे पास। और लास्ट जो एक्ट है हमारे पास, सातवां जो एक्ट है वो है कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न प्रतिषेध निवारण तथा कार्यस्थल पर महिलाओं, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न
प्रतिषेध, निवारण और रोकथाम, तीनों बातें लिखी गई इसमें। प्रतिषेध, निवारण और रोकथाम अधिनियम 2013। ये हमारे पास 7 अधिनियम हैं। छोटे छोटे अधिनियम में, बहुत बड़े नियम नहीं है भाई। और लास्ट के अंदर मैंने आपको बताया जहां भी अपराध की बात होती है वहां पर हमारे पास एक नियम, एक अधिनियम, एक कानून जरूर आता है सामने, जिसका नाम है इंडियन पिनल कोड, भारतीय दंड संहिता 1860। ठीक है ना। जब भी अपराध की बात होगी ना, अपराध की बात होगी तो 3 कानून हमारे सामने आएंगे। पहला आएगा भारतीय दंड संहिता, ये मेजर एक्ट कहलाते हैं, बड़े कानून कहलाते हैं। ये सभी छोटे कानून हैं, माइनर एक्ट कहते हैं इनको, और ये सभी मेजर एक्ट है। भारतीय दंड संहिता 1860 का है। दूसरा हमारे पास है CRPC, क्रिमिनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जिसको हम बोलते हैं दंड प्रक्रिया संहिता। इंग्लिश में लिख देता हूं, हिंदी में लिख देता हूं भाई, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 का है। और तीसरा हमारे पास है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का। भारतीय दंड संहिता जो है उसमें बताया गया है अपराध कौन कौन से हैं तथा उनके लिए सजा क्या है। दंड प्रक्रिया संहिता जो है इसके अंदर बताया गया है कोर्ट के अंदर हम किस प्रक्रिया का फॉलो करते हुए किसी केस को लड़ सकते हैं। कोर्ट में सबसे पहले हमें क्या, कोई अपराध हो गया तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पुलिस के पास जाना पड़ेगा, या हम सीधा कोर्ट में जा सकते हैं। कोर्ट में जाने के बाद कौन कौन सा प्रोसेस होगा, समन होगा, वारंट होगा, सुनवाई कैसी होगी, सजा पे सुनवाई कैसी होगी, ट्रायल कैसे होगा, प्रक्रिया है। उसके बाद में सजा पे कन्विक्शन आपको हो जाता है, दोष सिद्धि हो जाती है या बरी आप हो जाती है, उसके बाद सजा पे सुनवाई होती है। ये सब प्रक्रिया कहाँ पे लिखी गई है भी, दंड प्रक्रिया संहिता के अंदर लिखी गई है। और तीसरा जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम, आप जानते हो जो कोर्ट किसके बेस पे काम करता है, कोर्ट साक्ष्यों के बेस पे काम करता है, सबूत के बेस पे काम करता है, गवाह के बेस पे काम करता है। तो साक्ष्य, सबूत, गवाह जो है वो कैसे दिए जाने हैं वो कहाँ पर लिखा गया है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम या इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर लिखा गया है। तो ये तीनों एक्ट जो है मेजर एक्ट कहलाते हैं कानून अपराध के मामले में। जहां भी अपराध का जिक्र होगा इन तीनों का जिक्र तो होगा ही होगा। इनके अलावा 7 हमारे पास छोटे एक्ट हैं महिलाओं के बारे में, जिनका हम जिक्र करने वाले हैं, जो हमारे सिलेबस के अंदर है। एक एक एक्ट को हम बड़ी गहराई से करने वाले हैं। ये एक्ट तो हमारे पास थे महिलाओं के बारे में, ये शायद आपने लिख लिया होगा, मैं रफ कर रहा हूं। यदि आपने नहीं लिखा है तो आप वीडियो को पॉज कर लेना और वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हो, क्योंकि आपके पास YouTube पे ये सुविधा रहेगी कि आप वीडियो को बार बार देख सकते हो, वीडियो को रोक के देख सकते हो। लेकिन हमारे पास ये सुविधा नहीं है, ऑफलाइन क्लासेज में ऐसा नहीं होता, ऑनलाइन के अंदर ये सुविधा तो रहती है। तो महिलाओं के बारे में होने वाले 7 अपराध। अब हम चर्चा करेंगे बालकों के बारे में होने वाले अपराध। बाल अपराध की हम बात कर रहे हैं, बालकों के ऊपर होने वाले अपराध। तो बालकों के ऊपर हम 4 तरह के अपराध पढ़ते हैं। पहला है बाल एवं किशोर प्रतिषेध एवं विनियम अधिनियम 1986। बाल एवं किशोर श्रम प्रतिषेध एवं अधिनियम 1986 का हमारे पास ये एक्ट है। दूसरा हमारे पास है, देखो ये बाल श्रम को रोकने के लिए लेबर एक्ट, जैसे आपको पता है ना कि हमारी फंडामेंटल राइट के अंदर भी लिखा गया है कि आप बालकों से मजदूरी नहीं करवा सकते हो, शोषण के विरुद्ध अधिकार में हमें पढ़ते हैं। उसके बाद हमारे पास है बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006। तीसरे नंबर पे यदि हम बात करते हैं लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण अधिनियम, लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012। और लास्ट में जो है एक अपराध और एक एक्ट हम और पढ़ते हैं जिसका नाम है किशोर न्याय
किशोर न्याय बालकों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम 2015, बालकों की देख रेख एवं संरक्षण अधिनियम 2015। ये पहले 2000 का एक्ट था भी, अब 2015 के द्वारा इसको रिपील कर दिया गया है, हटा दिया गया 2000 वाला और अब 2015 के अंदर नया बनाया गया। तो ये हमारे पास 4 कानून ऐसे हैं। और उसके बाद वही बात भाई आईपीसी के अंदर यदि कोई बालकों के बारे में कानून है तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ भारत के संविधान के अंदर ये तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, साथ में हम ये भी पढ़ेंगे कि भारत के संविधान के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर यदि महिलाओं के बारे में कोई प्रोविजन दिया गया है, महिलाओं के बारे में कोई आर्टिकल दिया गया है या बालकों के बारे में कोई आर्टिकल दिया गया है तो उन आर्टिकल को भी हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारे पास 11 आर्टिकल बनते हैं, 11 हमारे पास कानून बनते हैं जिनका आपने पूरा नाम याद रखना है, यहाँ से लेके यहाँ तक नाम याद रखना है। आपको ये भी याद रखना है ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा गया है, प्रतिषेध लिखा गया है, रोकथाम लिखा गया है, निवारण लिखा गया है, विनियमन लिखा गया है, ठीक है ना, क्या लिखा गया है आपको इस बात को भी ध्यान से देखना है। साथ ही साथ आपने इसके आगे लिखा गया जो सन है उस सन को भी याद रखना है, ठीक है ना। इन सभी चीजों को आपने बहुत गहराई से याद रखना है। कौन सा नियम कब लागू हुआ था वो हम तब देखेंगे जब हम इस नियम को पढ़ रहे होंगे। क्वेश्चन सीधा आता है इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम क्या है। क्वेश्चन किस हिसाब से आएगा, मेरे हिसाब से क्वेश्चन बना के बताता हूं। क्वेश्चन आएगा महिलाओं को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए भारत सरकार द्वारा बनाए गए अधिनियम का नाम क्या है। तो आपको पूरा नाम लिखना पड़ेगा, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न प्रतिषेध निवारण तथा रोकथाम अधिनियम 2013, पूरा नाम आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। 3 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, उसमें से एक ऑप्शन आपके लिए ये होगा, ठीक है। या आपको ये दिया जा सकता है अधिनियम का नाम दे दिया जाए, ठीक है ना, और उनके आगे जो सन जो है ना, जैसे इस अधिनियम का पूरा नाम आपको सही दे दिया गया, सन में आपको कहीं पर 2010 दे दिया गया, 2011 दे दिया गया, 2012 दे दिया गया, 2013 दे दिया, तो आपके लिए उत्तर सही क्या हो जाएगा 2012। तो दोनों ही तरह के क्वेश्चन आपके पास बनते हैं। तो ये तो वो बात थी जो हमारे सिलेबस के अंदर है, हमारे सिलेबस में क्या क्या चीजें हैं और हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो मैं आपको अपराध के बारे में बेसिक जानकारी दे रहा था और कुछ एक ऐसी बातें हैं जो हम बार बार पढ़ने वाले हैं, हर कानून के अंदर पढ़ने वाले हैं और बार बार पढ़ने वाले हैं। उन चीजों की हम जानकारी पहले से ही ले लेते हैं। हम बार बार पढ़ते हैं अपराध की प्रकृति के बारे में। बार बार ये चीजें हमारे सामने आती है कि इस अपराध की प्रकृति कैसी है। अपराध की प्रकृति हमारे पास 3-4 तरह की होती है। पहला हमारे पास अपराध होता है संज्ञेय तथा असंज्ञेय अपराध। दूसरा अपराध हमारे पास होता है जमानती तथा गैर जमानती कह दो या अजमानती कह दो, जमानतीय तथा अजमानतीय अपराध। तीसरा हमारे पास होता है शमनीय तथा अशमनीय या गैर शमनीय अपराध। और चौथे हमारे पास होते हैं सम्मन अपराध या वारंट अपराध, सम्मन मामले या वारंट मामले। तो अपराध को प्रकृति के आधार पर उसे 4 तरीके से बांटा गया है। पहला संज्ञेय असंज्ञेय अपराध, दूसरा जमानती तथा अजमानती अपराध, तीसरा समनीय तथा असमनीय अपराध, चौथा सम्मन तथा वारंट मामले। तो हम एक एक करके देखेंगे कि ये हमारे पास क्या होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि संज्ञेय अपराध कौन से होते हैं। संज्ञेय अपराध को इंग्लिश में बोला जाता है कॉग्निजेबल। कॉग्निजेबल ऑफेंस या संज्ञेय अपराध कौन से होते हैं। आपने सुना होगा कोई व्यक्ति यदि अपराध कर देता है तो उस व्यक्ति को यदि अरेस्ट करना है पुलिस ने, तो पुलिस के पास यदि वारंट होगा तो पुलिस अरेस्ट कर पाएगी, अदरवाइज नहीं कर पाई होगी। ये आपने सुना होगा। या मूवी के अंदर, फिल्मों के अंदर हम अक्सर देखते हैं कि कोई अरेस्ट करने आती है, कहते हैं भाई आपके पास वारंट है क्या, वारंट है तो दिखाओ, यदि वारंट नहीं है तो आप जाओ, कुछ ऐसा हम सुनते हैं। लेकिन कुछ अपराध ऐसे भी होते हैं जिन अपराध के अंदर पुलिस हमें बिना वारंट के भी गिरफ्तार कर सकती है। पुलिस हमें बिना वारंट के भी गिरफ्तार कर सकती है। गंभीर अपराध होते हैं, जैसे मान लो मर्डर का अपराध है, मान लो बलात्कार का अपराध है। कोई एक आदमी मर्डर कर रहा है,
ठीक है ना। पुलिस वाला यदि मान लो उसके सामने खड़ा है, पुलिस वाले के सामने मर्डर हो रहा है, या मान लो पुलिस वाले को किसी ने इन्फॉर्म कर दिया, सूचना दे दी कि भाई वहां पे वो व्यक्ति किसी की हत्या कर रहा है, पुलिस वाला आता है, उसको देखता है उसको भी आदमी मार रहा है, तो क्या पुलिस का जो आदमी है वो इस चीज का वेट करेगा, भाई तुम एक बार यहाँ पे रुक, मैं कोर्ट में जाता हूँ, कोर्ट से जाके एक वारंट लेके आता हूँ, तुझे गिरफ्तार करना है, उसके बाद तुझे गिरफ्तार करूंगा। यदि उसने ऐसा कहा तो भाग जाएगा। उस समय उसकी क्या ड्यूटी बनती है, उसको हाथों हाथ गिरफ्तार करे, गिरफ्तार करने के बाद जो कार्रवाई होगी बाद में देखी जाएगी। तो कुछ ऐसे अपराध हमारे पास होते हैं, गंभीर अपराध, जिनके अंदर वारंट के बिना भी पुलिस हमें क्या कर सकती है, गिरफ्तार कर सकती है। तो ऐसे अपराध हमारे पास कैसे अपराध होते हैं भाई, संज्ञेय अपराध कहलाते हैं। तो इन मामलों के अंदर पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। संज्ञेय मामलों में आप लिख लो, इन मामलों के अंदर, इन मामलों में पुलिस बिना वारंट के भी गिरफ्तार कर सकती है। दूसरी तरफ यदि मैं बात करूं असंज्ञेय अपराध की, तो वो क्या हो जाएगा भी, इसका बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। नॉन कॉग्निजेबल क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। ऐसे अपराध जिनमें पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकती। यदि ऐसे मामले जिनमें वारंट की जरूरत नहीं है, वो क्या कहलाएंगे भाई, संज्ञेय अपराध, गंभीर अपराध है हमारे लिए। और ऐसे अपराध जो गंभीर नहीं है, ठीक है ना, उनको यदि उनके मामले में यदि पुलिस ने अरेस्ट करना है तो वो हमारे पास क्या होते हैं भाई, असंज्ञेय अपराध होते हैं, गंभीर अपराध नहीं होते। तो पहली नेचर तो ये हमारे पास आ गई, शायद आपने लिख लिया होगा। दूसरा हम देखते हैं जमानती अपराध कौन से होते हैं और गैर जमानती अपराध कौन से होते हैं, या अजमानती अपराध कौन से होते हैं। जमानती अपराध या जमानतीय अपराध, और दूसरा कौन सा है भाई, अजमानतीय या गैर जमानतीय। ठीक है ना, दोनों ही लिखा जाता है, अ भी लिखा जाता है और गैर भी लिखा जाता है। जमानतीय अपराध कौन सी हैं, जमानतीय अपराध वे अपराध हैं जिनके अंदर जमानत आपका अधिकार है। आप अधिकार स्वरूप जमानत की मांग कर सकते हो, और यदि आपने जमानत की मांग की है तो कोर्ट आपको जमानत देगा ही देगा। और हो सकता है पुलिस ही आपको जमानत दे दे, कि ऐसे मामले होते हैं ना, हम देखते हैं पुलिस ने आपको अरेस्ट किया है, मूवी के अंदर आपने देखा होगा, पुलिस ने आपको अरेस्ट किया है, वकील आता है और पुलिस के पास एक बॉन्ड लेके आता है कि भाई ये मेरा व्यक्ति है, इसको हम जमानत पत्र के सामने पेश कर रहा हूं, और जमानत उसको पुलिस क्या देती है, उसको जमानत दे देती है। तो ऐसे अपराध जिनके अंदर जमानत पाना हमारा अधिकार है, उन अधिकार स्वरूप हम मांग कर सकते हैं कि हमें जमानत दे, और यदि हमने अर्जी लगाई ही जमानत की तो कोर्ट या पुलिस हमें जमानत देगी ही देगी। वो हमारे पास क्या कहलाते हैं भाई, जमानतीय अपराध। या मैं कह सकता हूं ऐसे मामले जिनमें अधिकार स्वरूप, इंपॉर्टेंट है भाई, ऐसे मामले जिनमें अधिकार स्वरूप जमानत मांगी जा सकती है, जमानत मांगी जा सकती है, ये आपका हक है। और यदि आपने जमानत मांगी है तो कोर्ट आपको जमानत देगा ही देगा। वो अपराध कौन से हैं भाई, जमानतीय अपराध होते हैं। या इनके अंदर जो आपको पुलिस है ना, पुलिस भी आपको जमानत दे सकती है, कोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती, पुलिस भी आपको क्या कर सकती है, जमानत दे सकती है। दूसरे हमारे पास है अजमानतीय या गैर जमानतीय। अजमानतीय मामलों के अंदर यदि आप जमानत मांगते हो तो वहां पर जमानत आपका अधिकार नहीं है। आपने कोर्ट से जमानत मांगी है तो कोर्ट पे ये डिपेंड करेगा, उसके विवेक पे डिपेंड करेगा। कोर्ट देखेगा कि मैं इसको जमानत दूं या जमानत नहीं दूं। यदि कोर्ट को ऐसा लगता है कि यदि इस अपराधी को हमने अरेस्ट कर रखा है, इसको हमने जमानत दे दी तो ये व्यक्ति भाग जाएगा और वापस पकड़ा नहीं जाएगा, तो कोर्ट उसको जमानत नहीं देता। यदि कोर्ट को ऐसा लगता है कि यदि इसको हमने जमानत दे दी तो ये जो विक्टिम है, जो पीड़ित व्यक्ति है, उस पीड़ित व्यक्ति को डराएगा, धमकाएगा या उस व्यक्ति को परेशान कर सकता है, तो भी कोर्ट उसकी जमानत नहीं देता। या ऐसा हो सकता है कि कोर्ट को ऐसा लग जाए कि ये व्यक्ति सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है, जो भी एविडेंस है उनको मिटा सकता है, उनके साथ छेड़छाड़ कर सकता है, तो भी कोर्ट जमानत देने से मना कर सकता है।
ऐसा नहीं कह रहा मना ही करेगा, मना कर सकता है और ये भी हो सकता है कोर्ट जमानत दे दे। तो यहां पर यदि आप जमानत मांगते हो तो जमानत आपका अधिकार नहीं है, ये कोर्ट के विवेक पे डिपेंड करता है कि कोर्ट आपको जमानत देता है या जमानत नहीं देता। पुलिस से आपको कुछ भी नहीं कर सकती, लेकिन यहां पर आपका अधिकार है जमानत लेना। तो आप यहां लिख सकते हो गैर जमानती में क्या है भाई, यहां पर या इन मामलों में अपराधी अधिकार स्वरूप जमानत की मांग नहीं कर सकता या इन मामलों में जमानत देना या न देना, इन मामलों में जमानत देना या न देना पूर्णतः न्यायालय के विवेक पर डिपेंड करता है, न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है। तो वे अपराध जिनके अंदर हम अपने अधिकार से जमानत मांग सकते हैं और हमें जमानत मिलेगी ही मिलेगी, वे कहलाते हैं जमानतीय अपराध। और ऐसे अपराध जिनमें जमानत देना कोर्ट की मर्जी पे डिपेंड करता है, वो क्या कहलाते हैं भाई, अजमानतीय या गैर जमानतीय अपराध। तो यदि अपराध हमारा कम सीरियस है, ज्यादा गंभीर नहीं है, हल्का फुल्का अपराध है, तो वो अपराध होता है हमारा जमानतीय अपराध। और यदि अपराध हमारा ज्यादा सीरियस है, गंभीर अपराध है, तो वो कैसा होता है भाई, गैर जमानतीय अपराध। हर अपराध के आगे लिखा होता है कि ये अपराध जमानतीय होगा या गैर जमानतीय होगा, ये अपराध संज्ञेय होगा या असंज्ञेय होगा, ऐसी बातें लिखी होती है हर अपराध के सामने। तो हमने दो तरीके देख लिए, संज्ञेय तथा असंज्ञेय देख लिया, जमानतीय तथा गैर जमानतीय देख लिया। अब हम तीसरे पे जाते हैं, समनीय तथा असमनीय या गैर समनीय अपराध। समनीय अपराध क्या होते हैं, हम कई बार ये देखते हैं कि राजीनामा हो गया है ना, लड़ाई हो जाती है, मारपीट हो जाती है, दो पक्ष आपस में कोर्ट में जाते हैं, एक दूसरे पे मुकदमा कर देते हैं और बाद में हम देखते हैं भी उन्होंने क्या कर लिया, राजीनामा कर लिया और मामला क्या कर दिया, डिसमिस कर दिया। तो ऐसे अपराध जिनके अंदर राजीनामा किया जा सकता है, कौन से भाई, समनीय। समनीय क्या है, ऐसे अपराध जिनके अंदर राजीनामा किया जा सकता है, वो अपराध हमारे पास कहलाते हैं समनीय अपराध। और ऐसे अपराध जिनके अंदर राजीनामा नहीं किया जा सकता, ऐसे अपराध जिनमें राजीनामा कह दो, समझौता कह दो, माफ कह दो, क्षमा कह दो, कुछ भी आप कर सकते हो ना भी। पीड़ित पक्षकार ने उसको माफ कर दिया, पीड़ित पक्षकार ने अपराधी को क्षमा कर दिया, या पीड़ित पक्षकार ने अपराधी के साथ राजीनामा कर लिया, समझौता कर लिया, एक ही बात है। ऐसे अपराध जिनके अंदर राजीनामा, समझौता, क्षमा या माफी ये सभी दी जा सकती है, तो वो हमारे पास क्या होंगे भाई, समनीय अपराध होंगे। लेकिन ऐसे अपराध जिनके अंदर राजीनामा, क्षमा, माफी नहीं किया जा सकता, वो हमारे पास कैसे होंगे भाई, असमनीय अपराध होंगे। एग्जाम्पल के लिए मान लो ए नाम का कोई आदमी है, उसने बी नाम के आदमी का मर्डर कर दिया। सपोज करो ए नाम के आदमी ने बी नाम के आदमी का मर्डर कर दिया, हत्या कर दी उसकी, ठीक है ना। अब सी और डी जो हैं ये बी के पुत्र हैं या बी के वारिस हैं, बी के बच्चे हैं। सी तथा डी इन्होंने इसके ऊपर क्या कर रखा है, केस कर रखा है, ठीक है ना। कल को यदि ये चाहे, सी तथा डी ये चाहे कि हम इनके साथ राजीनामा कर लें, ए व्यक्ति के साथ हम क्या कर दें, राजीनामा कर दे, या ए व्यक्ति बी से ए से पैसे ले लें या कुछ भी करके क्या करें, राजीनामा कर लें और हम कोर्ट कार्रवाई नहीं करना चाहते, इस व्यक्ति को सजा नहीं दिलवाना चाहते, तो क्या ये व्यक्ति मृत जो हत्या का अपराध है उससे मुक्त हो सकता है क्या, कभी नहीं हो सकता। इसको हत्या के अपराध की सजा मिलेगी ही मिलेगी, चाहे ये चाहे या नहीं चाहे, इसको सजा मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है ना। इसलिए इस तरह के जो अपराध है वो कौन से होते हैं भाई, असमनीय अपराध हैं। तो यदि गंभीर अपराध हैं तो उन अपराधों को असमनीय रखा गया है, उनके अंदर राजीनामा कोई मायने नहीं रखता। दूसरे अपराध हमारे पास होते हैं जिनमें राजीनामा किया जा सकता है,
तो ये अपराध हमारे पास कम गंभीर होते हैं, साधारण अपराध माना जा सकते हैं, और ये अपराध जो है हमारे पास किस तरह के होते हैं भी, गंभीर अपराध होते हैं। अगला हमारे पास है सम्मन केस और वारंट केस, चौथा प्रकार। किसको हम सम्मन केस कहेंगे, सम्मन मामला किसे कहेंगे, और वारंट मामला हम किसे कहेंगे, चौथे टाइप का हमारे पास अपराध है। सम्मन मामला वो मामला है जिस मामले के अंदर हमें 2 साल तक की सजा मिल सकती है। ऐसा अपराध जिस अपराध के अंदर ज्यादा से ज्यादा सजा 2 साल से कम तक की सजा, ठीक है ना, 2 साल की नहीं, 2 साल तक की सजा का मतलब है 2 साल से कम की सजा, ये लिख सकता हूं मैं। ऐसे अपराध जिनके अंदर ज्यादा से ज्यादा सजा मिल सकती है ना, वो 2 साल से कम होगी, चाहे 1 दिन ही कम हो। लेकिन ऐसे अपराध जिनके अंदर 2 साल या 2 साल से ज्यादा, 2 साल या 2 साल से ज्यादा की सजा यदि मिल सकती है, तो वो हमारे पास कौन से मामले कहलाते हैं भाई, वारंट केस कहलाते हैं। आपने कोई ऐसा अपराध किया है जिस अपराध की सजा 2 साल तक है या 2 साल से कम तक है, तो उस अपराध के लिए सम्मन जारी किया जाता है, वारंट जारी नहीं किया जाता। सम्मन जो है उस व्यक्ति के नाम से जारी किया जाता है जिसको भेजना है। मान लो कोई अपराधी है तो उस अपराधी के नाम से ही कोर्ट भेज देता है, उसके द्वारा, डाक के द्वारा। लेकिन वारंट जो है, वारंट एक पुलिस अधिकारी के नाम से जारी किया जाता है, क्योंकि गंभीर अपराध है जिसके अंदर 2 साल से ज्यादा की सजा दी जा सकती है, तो एक पुलिस अधिकारी के नाम से जारी किया जाता है, और वो पुलिस वाला आपके घर आता है आपको वारंट देने के लिए। सम्मन देने के लिए डाकिया आपके घर आता है, लेकिन वारंट देने के लिए एक पुलिस अधिकारी या पुलिस का आदमी कोई या कोर्ट का कर्मचारी आपके घर आता है आपको वारंट देने के लिए। तो ये हमारे पास के भी साधारण अपराध हैं, और ये हमारे पास कौन से हैं भी, गंभीर अपराध हैं। तो अपराध 4 तरह के हमारे पास हैं, चारों तरह के अपराध हमने पढ़ लिए, संज्ञेय तथा असंज्ञेय अपराध, जमानतीय तथा गैर जमानतीय अपराध, समनीय, असमनीय अपराध, सम्मन तथा वारंट अपराध। हम बार बार इन अपराधों को देखेंगे और इस तरह के क्वेश्चन हमारे पास आएंगे। क्वेश्चन क्या आएगा, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के तहत जो अपराध है वो किस प्रकृति का अपराध है, लिखा आएगा संज्ञेय तथा गैर जमानतीय, संज्ञेय तथा जमानतीय, असंज्ञेय तथा जमानतीय, असंज्ञेय तथा गैर जमानतीय। तो हमें बताना पड़ेगा कि वो अपराध किस तरह का अपराध है। हम जब एक्ट पढ़ रहे होंगे तब हम इस अपराध को भी जानेंगे कि कौन से अपराध की प्रकृति क्या है, और ये कौन सा अपराध किस प्रकृति का होगा, ये हमें कानून के द्वारा डिफाइन किया गया है। हम अपनी इच्छा से नहीं कह देते कि ये जमानतीय होगा या गैर जमानतीय होगा। कानून बनाने वालों ने पहले से ही लिख दिया होता है उसके अंदर कि ये अपराध किस नेचर का होगा, किस प्रकृति का होगा। अब एक छोटा सा कंसेप्ट और है, वो और हम समझते हैं, और फिर आज की क्लास को हम खत्म करेंगे। कल से हम दोबारा पढ़ेंगे, पहला एक्ट हम पढ़ेंगे, कल घरेलू हिंसा का अधिनियम पढ़ेंगे, ठीक है ना। आज हम पढ़ते हैं सजा, कितने प्रकार की सजा इंडिया के अंदर दी जाती है। तो भारतीय दंड संहिता, जैसे मैंने आपको बताया, सबसे बड़ा कानून हमारे पास है जिसके अंदर सजा कैसी कैसी होगी, क्या क्या होगी, और जितने भी अपराध हैं उन सभी अपराध के बारे में जानकारी दी गई है। तो भारतीय दंड संहिता की धारा 53 है। धाराएं आपको ज्यादा याद नहीं करनी है, धाराएं केवल आपको उतनी ही याद करनी होंगी जो बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं, वरना धाराओं के चक्कर में मत उलझना। बहुत कम धाराएं आपसे पूछी जाती हैं, बहुत कम सजाएं आपसे पूछी जाती हैं। जो बेसिक जानकारियां हैं, जो थ्योरी है, वहां से क्वेश्चन ज्यादा आएंगे आपके, ठीक है। तो आप धारा के चक्कर में ज्यादा मत उलझना। मैं तो बताऊंगा आपको, ठीक है, लेकिन आपको नहीं पढ़नी है, आपको याद नहीं करनी है। जो याद करनी होगी वो मैं आपको जरूर बताऊंगा कि ये धारा आपको याद करनी है, एग्जाम के अंदर आ सकती है। तो आईपीसी के अंदर धारा नंबर 53 है, जिसमें बताया गया है यदि भारत के अंदर कोई अपराध होते हैं तो उस अपराध के लिए हम 5 तरह की सजा दे सकते हैं। कौन कौन सी सजा है? पहली सजा दी जा सकती है मृत्यु दंड की सजा, जिसको हम डेथ पेनल्टी कहते हैं, और भारत के अंदर मृत्यु दंड दिया जाता है फांसी के द्वारा। दूसरी सजा जो दी जा सकती है वो है आजीवन कारावास। आजीवन कारावास का मतलब है आपकी अंतिम सांस तक का कारावास, आजीवन, ठीक है ना। कई बार हमारे मन के अंदर ये भ्रम होता है, या हमने कहीं से यहां से वहां से सुन रखा होता है कि आजीवन कारावास 20 साल तक की कैद होती है, या हमने ये सुन रखा होता है कि आजीवन कारावास 14 साल तक का, क्योंकि ये दोनों बातें कहीं ना कहीं अलग अलग कानून के अंदर लिखी गई हैं। 20 साल और 14 साल। 14 साल तब होता है जब किसी व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा दी गई है और उस व्यक्ति का नेचर बहुत अच्छा रहा, उस व्यक्ति ने
जेल के अंदर बहुत अच्छा कैरेक्टर जो था ना, उसका चरित्र जो था उसका बहुत अच्छा रहा, हर एक काम को उसने किया, किसी के साथ लड़ाई नहीं की, किसी के साथ झगड़ा नहीं किया। तो जेल प्रशासन जो है उसके व्यवहार से खुश होकर सरकार से ये अपील करता है कि इसका नेचर बहुत अच्छा है, ये व्यक्ति सुधर चुका है, इसकी आप सजा कम कर दो। तब सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट जो है उस व्यक्ति की सजा को कम कर सकता है। और कितने कम कर सकता है भाई? 14 साल तक की कर सकता है, कम से कम 14 साल, इससे कम नहीं कर सकता। 14 साल तक की सजा यदि उसने की है तो उसको माफ किया जा सकता है, उसको बरी किया जा सकता है। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आजीवन कारावास का मतलब 14 साल हुआ। आजीवन कारावास का मतलब हमेशा क्या होता है भाई? इसका मतलब हमेशा होता है आपकी अंतिम सांस तक, जो आपकी प्राकृतिक आयु है, आपकी अंतिम सांस तक का आपका जो कारावास है वो क्या कहलाता है? आजीवन कारावास। 20 साल कहां से आते हैं भाई? आईपीसी के अंदर एक जगह लिखा हुआ है कि यदि आपने कहीं पर आजीवन कारावास के टुकड़े यदि करने हैं, कई बार हमें जरूरत पड़ जाती है कि मूल सजा का आधा सजा, मूल सजा की 1/3 सजा, मूल सजा की 2/3 सजा, इस तरह से आपको टुकड़े करने पड़ जाते हैं। तो यदि आपको कहीं टुकड़े करने पड़ गए तो आप आजीवन कारावास की जगह 20 साल लिख सकते हो। केवल कहां पर? जहां पर आपको टुकड़े करने पड़ गए। मान लो एक बड़ा अपराध है, ठीक है ना, बड़े अपराध के लिए आपको एलआई की सजा है और उसी छोटे अपराध के लिए लिख दिया गया कि जो आपको पहले सजा मिली है उसकी आधी सजा आपको। तो अब एलआई की जो आजीवन कारावास है उसकी आधी सजा आप क्या मानोगे? यदि आपको इसके आधे की जरूरत पड़ गई तो आप इसको क्या मानोगे भाई? कि 20 साल की सजा हो सकती थी, आधी हमारे लिए 2 हो गई तो क्या हो गई भाई? 10 साल हो गई। तो आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना। कहीं भी आपसे कोई भी पूछे कि आजीवन कारावास का मतलब क्या है, तो आजीवन कारावास का मतलब आपके लिए ना ही 20 साल है, ना ही 14 साल है। क्या है भाई? अंतिम सांस तक का कारावास। तीसरी जो हमें सजा होती है वो होती है कारावास की सजा। कारावास की सजा, और कारावास 2 तरह के कारावास है। कारावास का मतलब जेल है भाई। कारावास हमारे पास 2 तरह के हैं। पहला आपने सुना होगा कठोर कारावास या सश्रम कारावास। यदि कठोर कारावास की सजा दी गई है तो आपसे पत्थर तुड़ाए जाते हैं, आपसे चक्की पिसवाई जाती है, जेल के अंदर बने हुए जो कारखाने हैं, कुटीर उद्योग है, उनके अंदर काम करवाया जाता है। तो आपसे काम करवाया जाए, खेती बाड़ी वहां होती है, खेती बाड़ी के अंदर काम करवाया जाता है, तो कोई ना कोई काम करवाया जाएगा, फ्री नहीं बिठाया जाएगा आपको। तो यदि फ्री नहीं बिठाया जा रहा, काम करवाया जा रहा है तो उसको कठोर कारावास या सश्रम कारावास कहते हैं। और दूसरा हमारे पास क्या होता है? सादा कारावास, साधारण कारावास, कुछ भी लिख दिया जाता है सादा कारावास या साधारण कारावास। ये हमारे पास कारावास की 2 प्रकृति है, आजीवन कारावास और कठोर कारावास तथा सादा कारावास। चौथे टाइप की हमारे पास सजा होती है संपत्ति का संप्रहण। ये न्याय के बराबर दी जाती है भाई, संप्रहण। एक हिसाब से आप ये मान लो कि यदि आपने कोई अपराध किया है तो आपकी सजा के फलस्वरूप आपकी संपत्ति पे कब्जा कर लिया जाएगा, ठीक है ना, सरकार कुर्की कर लेती है, वो है ये। और 5वां हमारे पास होता है जुर्माना, जिसको हम बोलते हैं फाइन। जुर्माना जो है 2 तरह का जुर्माना हमारे पास देखने को मिलता है। चलो आगे चर्चा करता हूं मैं। अभी के लिए इतना काफी है कि हमारे पास कितने भाई? 5 तरह के अपराध हमारे आईपीसी के अंदर लिखे गए हैं। मृत्युदंड, आजीवन कारावास, कारावास जो है 2 तरह का, कठोर कारावास या सादा कारावास, संपत्ति के संप्रहण की सजा और जुर्माना। ये तो 5 तरीके हैं, ये तो 5 प्रकार हैं जो अपराध के हमें, सजा के हमें दिए गए हैं। लेकिन सजा को लिखने का तरीका जो है हमारी, वो क्या होता है, उस पर हम थोड़ा और देख लेते हैं। सजा को लिखने का तरीका, क्योंकि हम ये सभी चीजें आगे पढ़ने वाले हैं, एक एक करके हम पढ़ेंगे। सजा को लिखने का तरीका जो है, पहला तरीका तो ये लिखा जाता है, जो आईपीसी के अंदर या और किसी में लिखा हुआ है, वो लिखा जाता है दोनों में से किसी भी तरह का कारावास, ठीक है ना। ये लैंग्वेज लिखी होती है, मोस्टली हम जब अपराध पढ़ेंगे उसमें आपको ये लैंग्वेज लिखी हुई मिलेगी, दोनों में से किसी भी तरह का कारावास। इसका मतलब क्या है, मैंने ये भी आपको बताया, जब कारावास की चर्चा होगी तो हम दोनों की बात करेंगे, कठोर कारावास तथा सादा कारावास। तो इसका मतलब है कि जहां पर जिस अपराध के अंदर ऐसा लिखा गया है दोनों में से किसी भी तरह का कारावास, तो उसका मतलब है कि यहां पर आपको सादा कारावास भी दिया जा सकता है और आपको कठोर कारावास भी दिया जा सकता है।
कौन देगा भाई? कोर्ट देगा। और जैसा न्यायालय को ठीक लगता है, जैसा कोर्ट को ठीक लगता है, वैसा वो आपको कठोर कारावास दे सकता है या सादा कारावास दे सकता है। तो पहला तरीका लिखने का ये होता है। दूसरा तरीका जो है वो लिखने का ये होता है, केवल आपको अधिकतम सजा बताई जाती है कितनी दी जा सकती है। एग्जाम्पल के लिए लिख दिया जाता है 3 साल तक का कारावास। मान लो ये लिखा है, क्या लिखा हुआ है? 3 साल तक का कारावास। इसका मतलब क्या है? 3 साल तक का, 3 साल से कम कितना भी कारावास आपको दिया जा सकता है। 1 दिन का भी दिया जा सकता है, 1 महीने का भी दिया जा सकता है, 1 साल का भी दिया जा सकता है, 2 साल का भी दिया जा सकता है। और कब तक भाई? 3 साल तक का कारावास आपको दिया जा सकता है। अर्थात आपको जो अधिकतम सजा कितनी दी जा सकती है उसके बारे में बताया गया है, न्यूनतम सजा के बारे में नहीं बताया गया है। तीसरा क्या लिखा होता है? इस तरह से भी लिखा जाता है जिसके अंदर न्यूनतम सजा भी आपको दी जाती है और अधिकतम सजा भी आपको दी जाती है। ये तरीके हैं भाई लिखने के। न्यूनतम सजा भी आपको बताई जाती है कितनी मिल सकती है और अधिकतम सजा भी आपको बताई जाती है कितनी मिल सकती है। एग्जाम्पल के लिए क्या लिखा जाता है? भी कठोर या सादा कारावास ऐसा कारावास जो 6 माह से कम नहीं होगा, जो 6 माह से कम नहीं होगा, लेकिन 3 साल से या 3 साल तक का कारावास। ठीक है ना, इस तरह का लिखा जाता है। तो इसका मतलब क्या है? कोर्ट के पास लिमिटेशन आ गई है कि वो यदि आपको सजा देगा तो कम से कम जो सजा देगा वो कितनी देगा भाई? 6 महीने की देगा, 6 महीने से कम की नहीं दे सकता है। अर्थात इसमें हमारे पास न्यूनतम लिमिट जो है वो भी बताई गई है। इसमें नहीं बताई गई थी, लेकिन इसमें बताई गई है कि कम से कम कितनी दे सकता है? वो 6 महीने की दे सकता है। तो न्यूनतम लिमिट भी है और ज्यादा से ज्यादा कितनी दे सकता है भाई? 3 साल की दे सकता है। तो अधिकतम लिमिट भी है। सजा को लिखने का एक तरीका हमारे पास ये भी होता है। और चौथा तरीका हमारे पास क्या होता है भाई? जुर्माना लगाने का। जुर्माने को कैसे लिखा जाता है ध्यान से देखना, क्योंकि बार बार ये हम पढ़ेंगे और हमारे काम आएगा और हम वहां पे कंफ्यूज नहीं हो। क्या लिखा जाता है? इस तरह से लिखा जाता है। नंबर 1, कारावास या जुर्माना या दोनों। यदि इस तरह से लिखा गया है कारावास या जुर्माना या दोनों, इसका मतलब क्या है? आपको केवल कारावास भी दिया जा सकता है या आपको केवल जुर्माना दिया जा सकता है या आपको कारावास और जुर्माना दोनों दिया जा सकता है। डिपेंड करेगा कोर्ट के ऊपर, कोर्ट क्या चाहता है। दूसरा क्या लिखा जाता है? दूसरा इस तरह से लिखा जाता है, कारावास या नहीं लिखा जाता, या किसी ने लिखा जाता है और जुर्माना। दोनों में अंतर है। इसमें या लिखा हुआ था और इसमें क्या लिखा हुआ है भाई? और लिखा हुआ है। यदि या लिखा हुआ था तो इसका मतलब है या तो ये या दोनों। लेकिन जब और लिख दिया बीच के अंदर तो इसका मतलब क्या है? कोर्ट आपको जुर्माना भी लगाएगा और कोर्ट आपको क्या देगा भाई? कारावास भी देगा। दोनों चीजें देगा, जुर्माना भी देगा और कारावास भी देगा। अब जुर्माना जो है उसको लिखने के तरीके भी हमारे पास 2 या 3 तरीके मिलते हैं। उनको कैसे कैसे लिखा जाता है वो अपने जल्दी में देख लेते हैं। आज की क्लास हम समाप्त करेंगे, उसके बाद जल्दी से जुर्माना जो है वो कैसे लिखा जाता है। जुर्माने को लिखने के भी 2-3 तरीके हमारे पास है। पहला तरीका है कि आपको केवल और केवल अधिकतम जुर्माना लिखा जाएगा। केवल और केवल कौन सा जुर्माना भाई? अधिकतम जुर्माना। जैसे कि लिखा जाएगा 1000 रुपए तक का जुर्माना। तो इसमें उन्होंने हमें नहीं बताया कि कम से कम कितना दिया जा सकता है, ज्यादा से ज्यादा बता दिया कितना भाई? 1000 रुपए तक का जुर्माना आपको दिया जा सकता है। मतलब 0 रुपए भी दिए जा सकते हैं, 1 रुपया भी दिया जा सकता है, 10, 20, 100, 50 जितना चाहे, कब तक भाई? 1000 रुपए तक चाहे तो कोर्ट जुर्माना लगा सकता है। दूसरा तरीका जो है वो हमारे पास होता है, न्यूनतम भी लिख सकता है और अधिकतम भी लिख सकता है। तो उसमें क्या लिखा होगा? ऐसा जुर्माना जो 500 रुपए से कम नहीं होगा लेकिन 5000 रुपए तक होगा।
इसका मतलब क्या है, उसने हमें यह भी बता दिया कि कम से कम यदि आप जुर्माना लगा सकते हो तो 500 रुपये लगा सकते हो, 499 भी नहीं लगा सकते। लिमिटेशन आपको कर दी कि कम से कम आप कितना जुर्माना लगा सकते हो भाई, 500 रुपये का जुर्माना लगा सकते हो, और ज़्यादा से ज़्यादा कितना लगा सकते हो, 5000 रुपये का। तो कम से कम कितना लगाया जाना है वो भी उसने बता दिया हमें, और ज़्यादा से ज़्यादा कितना लगाया जाना है वो भी हमें बता दिया। और तीसरा तरीका जो इसको लिखने का है वो ये है कि वो सीधा ये छोड़ देता है कि जुर्माना लिख के छोड़ देता है, ना ही वो हमें ये बताता कि न्यूनतम जुर्माना कितना है, और ना ही हमें ये बताता कि अधिकतम जुर्माना कितना है। वो केवल हमें इतना बता देता है कि आप जुर्माना लगा सकते हो। कोर्ट को बता दिया कि कोर्ट इसके लिए आपको कारावास भी दे सकता है, और क्या लगा सकता है, जुर्माना भी लगा सकता है। नहीं उसने बताया न्यूनतम, नहीं बताया अधिकतम। जैसे इसमें बताया था 1000 रुपये तक, इसमें बताया था 500 रुपये से लेकर 5000 तक, इसमें ऐसा कुछ नहीं बताता। जब एक्ट के अंदर कहीं स्पेसिफिक नहीं लिखा हो कि आप कितना जुर्माना लगा सकते हो, तो कोर्ट अपने विवेक से जुर्माना लगाता है, कितना भी लगाया जा सकता है, वो कोर्ट का अपना खुद का विवेक है। तो आज हमने जो हमारे पास कानून को जानने के लिए बेसिक बातें थी, उन सभी बातों के बारे में जाना। अपराध होता क्या है, अपराध की परिभाषा क्या होती है, कानून क्या होता है, कानून की परिभाषा क्या होती है, अपराध कौन कौन से हैं हमारे पास, महिला के बारे में अपराध कौन कौन से हैं, कौन कौन से अपराध हमारे पास बालकों के बारे में हैं। उसके बाद हमने देखा कि अपराध की प्रकृति कौन सी है, संज्ञेय अपराध क्या होता है, असंज्ञेय अपराध क्या होता है, जमानती अपराध क्या होता है, गैर जमानती क्या होता है, समनीय अपराध कौन सा होता है और असमनीय अपराध कौन सा होता है, और संबंध केस कौन सा होता है, वारंट केस कौन सा होता है, उनके बारे में हमने जाना। और उसके बारे में हमने जाना सजा के बारे में, सजा कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की सजा है हमारे पास। मृत्यु दंड है, उसके बाद आजीवन कारावास है, उसके बाद हमारे पास कारावास है। 2 तरह का कारावास हमारे पास होता है, कठोर कारावास होता है, साधारण कारावास होता है, उसके बाद संपत्ति का संप्रहरण, उनका कब्जा करना होता है, कुर्की जैसा मामला होता है, और लास्ट में जो कारावास 5वें नंबर पे है, फाइन या जुर्माना जो है। अब सजा लिखने के तरीके के बारे में हमने जाना था, कैसे लिखा जा सकता है, केवल न्यूनतम सजा लिखी जा सकती है, न्यूनतम तथा अधिकतम दोनों लिखी जा सकती है, ठीक है ना। ये भी लिखा जा सकता है दोनों प्रकार की सजा, मतलब साधारण भी आपको दी जा सकती है, कठोर भी दी जा सकती है, डिपेंड किस पे करता है, कोर्ट के विवेक के ऊपर डिपेंड करता है। इसी तरह से जुर्माने की यदि हम बात करें तो क्या लिखा जा सकता है भी, अधिकतम जुर्माना दिया जा सकता है, अधिकतम तथा न्यूनतम दोनों लिखे जा सकते हैं, और कुछ भी नहीं लिखा हो तो भी चलेगा। और मैंने इंपॉर्टेंट बात आपको बताई थी, या लिखा जाता है कारावास या जुर्माना, या दोनों, मतलब केवल कारावास दिया जा सकता है, केवल जुर्माना दिया जा सकता है, या दोनों दिए जा सकते हैं। लेकिन यदि ऐसा लिखा है कारावास और जुर्माना, इसका मतलब क्या है, कारावास भी दिया जाएगा और जुर्माना भी दिया जाएगा। ये सभी बेसिक जानकारी थी, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होंगी। यदि आपको अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम कल मिलते हैं एक नए एक्ट के साथ। हम विधि विधान से एक नए एक्ट की शुरुआत करेंगे जिसका नाम होगा घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005। इसी के साथ थैंक यू।